हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 7 प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट। तो इसमें कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यावर्ती परिपथ होते हैं उनके बारे में, यानी कि LR परिपथ, CR परिपथ और LC परिपथ के बारे में। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, यानी जो विभिन्न प्रकार के परिपथ थे हमारे, तो इनमें हमने आधे पढ़ लिए थे और एक लास्ट इसमें बचा था LCR परिपथ, जिसमें हमको सभी को जोड़ना है एक साथ ही। तो इसको देखते हुए चलेंगे। फिर आगे कुछ और टॉपिक्स हैं, यानी कि शक्ति गुणांक और अदर कई सारे टॉपिक जिनको हमको आज की क्लास में पढ़ना है। और इससे रिलेटेड जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक कौन सा है हमारा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा श्रेणीबद्ध LCR परिपथ पर प्रयुक्त AC वोल्टता, यानी यहाँ पर LCR तीनों को एक साथ जोड़ दिया गया। अभी तक हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने सिंगल सिंगल लेकर किया, यानी कि C को जोड़ा, R को जोड़ा, L को पहले हमने अकेले के लिए जोड़ा, फिर हमने दो को एक साथ जोड़ा, यानी कि LC को एक साथ जोड़ा, CR को एक साथ जोड़ा और LR को एक साथ जोड़ा। तो यानी कि लगभग 6 जो हमारे परिपथ थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और ये लास्ट ये परिपथ का संयोजन है, यानी कि यह है LCR परिपथ जिसमें हमने तीनों को एक साथ जोड़ दिया। तो अब इसमें देखते हैं क्या है। इसमें L प्रेरकत्व वाली एक कुंडली, धारिता C का एक संधारित्र और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, वही धारा स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t से जोड़ देते हैं। इस दशा में क्या होता है, R के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर जो VR दिया हुआ है, प्रेरित विभवांतर VR तथा धारा I क्या होंगे, समान कला में होंगे। हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़। और प्रेरकत्व तो L के सिरों के बीच जो प्रेरित विभवांतर है VL, इसके लिए क्या होगी, धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा, यानी कि VI से 90 डिग्री अग्रगामी, या इसे कह सकते हैं कि VL। और अगर बात करें हम VC, यानी कि धारिता C के सिरों के बीच जो प्रेरित विभवांतर VC है वो I से क्या होगा, I से 90 डिग्री पश्चिगामी। तो ये कंडीशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और R के लिए क्या होगा, R के लिए V और I क्या होंगे, समान कला में होंगे। तो इसलिए VL तथा VC का परिणामी विभवांतर क्या बनेगा, VL माइनस VC, और ये R के साथ क्या हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम वो वर्ग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा कि हमने पीछे भी किया है, पीछे वाले जो परिपथ थे हमारे CR परिपथ और LR परिपथ में जैसा हमने किया। तो परिणामी विभवांतर क्या है, V। तो परिणामी विभवांतर क्या होगा, V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर, और इनका हम कंबाइंड लेंगे यहाँ पर, यानी कि VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो V दिए हुए हैं इनके सबके हम मान रखेंगे, जो इनके मान होते हैं, यानी कि VR बराबर IR, VL बराबर IXL और VC बराबर IXC। तो इन सभी मानों को हमको यहाँ पर रखना है। तो V स्क्वायर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस अंदर होगा IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर, पूरे से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस XL स्क्वायर माइनस का XC स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ये यहाँ पर हुआ। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लेंगे। तो जब वर्गमूल लेंगे और I को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा V अपान I बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट के अंदर। तो इतना हमको यहाँ से प्राप्त हुआ। और हमने पीछे भी पढ़ा था कि V अपान I क्या होता है, यानी वैसे तो R बराबर V अपान I होता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या प्रतिरोध ना कहकर उससे कहा था प्रतिबाधा, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो प्रतिबाधा यानी कि Z, तो Z बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये वैसे तो फार्मूला हमको प्राप्त हुआ, लेकिन अगर बात करें फाइनल फार्मूला की, तो यानी कि इनके भी हमको यहाँ पर रूप खोलने पड़ेंगे जो XL और XC दिए हैं। तो XL बराबर क्या होता है, XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर 1 अपान ओमेगा C। तो इनको भी मान यहाँ पर रखेंगे तो फाइनल फार्मूला मिलेगा LCR परिपथ के लिए अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C
का होल स्क्वायर। तो ये फाइनल फार्मूला हमको प्राप्त हुआ किसके लिए, LCR परिपथ के लिए। अब यहीं से हम निकाल लेंगे क्या, कलांतर। तो यानी कि एक और फार्मूला जो कि होता है tan phi का, तो यहाँ पर होगा tan phi बराबर VL माइनस VC अपान VR। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, I XL माइनस XC अपान IR, I से I कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा XL माइनस XC अपान R। तो यहाँ से फाइनल फार्मूला कलांतर के लिए tan phi का क्या बना, tan phi बराबर ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C अपान R। ये यहाँ से फाइनल फार्मूला बना LCR परिपथ के लिए। कलांतर फाई अगर दिया हो तो tan phi बराबर क्या होता है, ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C अपान R। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जो कलांतर फाई का मान है, जो कलांतर फाई है वो डिपेंड किस पर करता है, तो डिपेंड करता है R पर, XL पर और XC पर। यानी जितने भी ये दिए हुए हैं XL, XC और R तीनों पर डिपेंड करता है जो फाई का मान है, कलांतर फाई का मान है। तो इसलिए जब ये उन पर डिपेंड करता है तो इनकी जो स्थितियां हैं वो 3 स्थितियां हमको देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पश्चगामी और अग्रगामी और समान कला से रिलेटेड ही ये जो सिचुएशन है, स्थितियां हैं वो दी गई हैं। तो इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली इसमें कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है इफ़, यानी कि यदि ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 अपान ओमेगा C। ऊपर जो हमने फार्मूला निकाला है tan phi बराबर ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C अपान R का, तो उसमें ये कंडीशन की बात की जा रही है कि अगर उसमें ओमेगा L ग्रेटर हो किससे, 1 अपान ओमेगा C थे, तो अगर ओमेगा L ग्रेटर होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, जो फाई होगा वो धनात्मक होगा, फाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ओमेगा L ज़्यादा है यहाँ पर। तो इस दशा में क्या होगी, I V से पश्चगामी होगी, I V से पश्चगामी। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ़ ओमेगा L इज ग्रेटर देन, अगर 1 अपान ओमेगा C ग्रेटर होगा तो आप फार्मूले में देख भी सकते हैं कि इस स्थिति में फाई क्या होगा, फाई होगा माइनस, यानी कि फाई ऋणात्मक होगा, जो कलांतर है वो ऋणात्मक होगा। तो इस स्थिति में क्या आएगा, तो इस स्थिति में जो I होगी I V से क्या होगी, इस स्थिति में I V से अग्रगामी होगी। अब एक लास्ट स्थिति बनती है, यानी थर्ड स्थिति, जिसमें ओमेगा L बराबर हो 1 अपान ओमेगा C से। तो इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पर लिख तो रहे हैं ओमेगा L ग्रेटर, ओमेगा L स्मॉलर एंड ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C, लेकिन ये देखिए ओमेगा L है जो XL है और 1 अपान ओमेगा C है जो वो है XC। और हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, LC परिपथ में हम पढ़ चुके हैं कि अगर जो XL है वो XC के बराबर है तो वहाँ पर हमको वैद्युत अनुनाद की स्थिति मिलती है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्थितियाँ दी गई हैं LCR परिपथ के साथ में, इसलिए हमको यहाँ पर भी इनको देखना है। तो अगर ओमेगा L बराबर ओमेगा C हो जाएगी तो जो फाई है वो हो जाएगा 0, फाई हो जाएगा 0, और फाई 0 होने में कलांतर ही अगर 0 है तो I और V क्या होंगे, सेम फेज में, यानी कि समान कला में होंगे, I और V समान कला में होंगे। तो ये 3 स्थितियाँ दी गई थी, और हमने जैसा कि आपको बताया अभी पीछे कि हमने पीछे पढ़ा था, जो LC परिपथ पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर XL XC के बराबर है तो वहाँ पर हमको वैद्युत अनुनाद की दशा प्राप्त होती है। तो इस दशा में परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो क्या होगी, न्यूनतम होगी, और इसका मान प्रतिरोध R के बराबर होगा, और यह वैद्युत अनुनाद की दशा है। हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस, तो वैद्युत अनुनाद की दशा को हमने कल पढ़ा था, तो ये वही दशा है, वही सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। और क्या होता है, जो ये LCR परिपथ होता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है उससे हम दोनों परिपथ निकाल सकते हैं, यानी कि LR परिपथ और CR परिपथ दोनों की स्थितियाँ यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हम इसका पहले भी, यानी कि ये जो परिपथ दिए हुए हैं LR परिपथ और CR परिपथ, इनका हम अलग अलग वैसे भी डेरिवेशन कर चुके हैं, पहले ही इनके बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप इन फार्मूलों से, यानी इस फार्मूले से भी निकालना चाहें तो आप वहाँ पर निकाल सकते हैं। कुछ यही इन्हीं को कुछ विशेष स्थितियों में रखा जाता है कि अगर जो LR परिपथ है उसका फार्मूला अगर निकालें तो वो भी LCR से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों प्रतिरोध जोड़े गए हैं और वहाँ पर केवल L और R जोड़े जाते हैं। इसलिए अगर हम जैसे देखिए निकालना चाहें
तो यहाँ पर क्या होगा एल आर परिपथ के लिए, तो एल आर परिपथ के लिए सी क्या होगी, सी होगी 0। तो प्रतिबाधा का फार्मूला जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर और tan फाई बराबर एक्सएल अपान आर। सिंपल सी बात। इसी प्रकार से जब सी आर परिपथ लेंगे तो एल बराबर 0 कर देंगे, तो वहाँ पर भी प्रतिबाधा का फार्मूला आ जाएगा जो हम कल की क्लास में निकाल चुके हैं। तो ये इससे कुछ स्थितियाँ हैं जो यहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये हमारा टॉपिक था LCR परिपथ का। तो इसमें विशेष जो बात आपको याद रखनी है, विशेष बात ये इसमें ध्यान रखनी है कि जो फार्मूला इसमें प्रतिबाधा का वो क्या निकलता है और कलांतर की क्या स्थितियाँ हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये फार्मूला है प्रतिबाधा का LCR परिपथ के लिए, जो ये प्रतिबाधा निकली है LCR परिपथ के लिए। और प्रतिबाधा के बारे में हमने कल पढ़ा था कल की क्लास में कि प्रतिबाधा एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही होता है, प्रतिरोध ही होती है। तो अब देखते हैं आगे के जो हमारे टॉपिक हैं उनके बारे में। आगे टॉपिक है हमारा अनुनादी परिपथ यानी कि रिजोनेंट सर्किट। तो अनुनादी परिपथ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसकी यानी कि इसी से रिलेटेड कुछ थोड़े से जो टर्म्स थे, कुछ थोड़ी सी जो बात थी वो पहले ही हम कर चुके हैं किस टॉपिक में, LC परिपथ में। LC परिपथ में हमने आपको बताया था वैद्युत अनुनाद की स्थिति और अनुनादी आवृत्ति के बारे में। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं अगर कल की क्लास आपने देखी है। LC परिपथ के बारे में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा। उन्हें कल भी आपको बताया था कि LC परिपथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें प्रतिबाधा और कलांतर से रिलेटेड कोई भी फार्मूला नहीं निकलता है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक F से फार्मूला निकलता है, आवृत्ति का फार्मूला निकलता है, उसे ही हम कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। क्योंकि LC परिपथ में क्या होता है, XL XC के बराबर होता है, यानी कि वैद्युत अनुनाद की स्थिति वहाँ पर बनती है। तो देखिए वही बात यहाँ पर कही जा रही है, जो वो वैद्युत अनुनाद की स्थिति होती है उसी को यहाँ पर कहा गया है अनुनादी परिपथ। तो देखिए डिफिनीशन पढ़ते हैं। जब किसी प्रत्यावर्ती LCR वैद्युत परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है, तो उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। यानी कि अगर XL बराबर XC है तो यही जो परिपथ होगा यही होगा अनुनादी परिपथ। तो यही चीज़ तो कल हमने आपको बताई थी LC परिपथ में। अब इसमें क्या होता है, दो प्रकार के अनुनादी परिपथ होते हैं, श्रेणी और समांतर। लेकिन हमको केवल और केवल श्रेणी अनुनादी परिपथ के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो क्या होता है श्रेणी अनुनादी परिपथ, तो श्रेणी अनुनादी परिपथ वह परिपथ है जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। यानी जो परिपथ है जिसमें जो वोल्टेज आरोपित किया जाता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है परिपथ की जो स्वाभाविक आवृत्ति है उससे। और इस दशा में क्या होता है, V और I सेम फेज में होते हैं, V और I समान कला में आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और जो प्रेरण प्रतिघात है XL वो होता है XC के बराबर। इस स्थिति में श्रेणी अनुनादी परिपथ या अनुनादी परिपथ दोनों की स्थितियों में जो XL है वो XC के बराबर होता है और परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम तथा परिपथ में धारा अधिकतम होती है। धारा प्रतिबाधा इसीलिए न्यूनतम होती है क्योंकि जो हमने फार्मूला पढ़ा है LCR परिपथ में उसमें जब हम XL बराबर XC कर देंगे तो वहाँ पर वो न्यूनतम ही हमको प्राप्त होगा। और धारा क्या होती है, धारा होती है अधिकतम। अब यहाँ पर क्या करना है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C और प्रतिरोध R क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जो परिपथ की प्रतिबाधा है जो इसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा वही वाला फार्मूला हमको यहाँ पर लिखना है, यानी कि Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। और V और I के बीच जो कलांतर है वो कलांतर है फाई, कलांतर फाई दिया हुआ है। तो इसीलिए tan फाई का फार्मूला क्या होगा, tan फाई बराबर होगा XL माइनस XC अपान R, यानी इसे ही हम ये भी लिख सकते हैं ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C अपान R। अब यहाँ से अनुनाद की स्थिति के लिए क्या कर देंगे, XL बराबर XC यानी कि ओमेगा L बराबर 1 अपान ओमेगा C। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ओमेगा बराबर 1 अपान अंडर रूट LC। अब यहाँ से F बराबर ओमेगा अपान 2 पाई यानी कि 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC यहाँ से हमको प्राप्त हो गया। जो फार्मूला है किसके लिए, श्रेणी अनुनादी परिपथ का फार्मूला
1/2π√LC, और यही फार्मूला कल हमने निकाला था किसमें, LC परिपथ में। तो ये क्या होती है, ये होती है अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति, सेम यही डेरिवेशन कल भी हमने किया था। अब यहाँ पर F आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज की क्या है, आवृत्ति है, और अनुनाद के लिए इसका मान इतना होना चाहिए, और LCR की स्वाभाविक आवृत्ति होती है यही 1/2π√LC। अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें, यानी श्रेणी अनुनादी परिपथ से क्या प्राप्त होता है हमको। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ से क्या होता है, इसका उपयोग वोल्टेज प्रवर्धन के लिए किया जाता है। धारा प्रवर्धन, वोल्टेज प्रवर्धन दोनों होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ से वोल्टेज प्रवर्धन प्राप्त होता है, यानी कि वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन हमको प्राप्त होता है, यानी कि ये वोल्टता को प्रवर्धित कर देता है, एम्प्लीफिकेशन कर देता है श्रेणी अनुनादी परिपथ। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी होता है वोल्टता अनुनादी। वोल्टता अनुनादी ये इसका दूसरा नाम होता है, क्योंकि ये वोल्टेज प्रवर्धन करता है, वोल्टेज प्रवर्धन प्राप्त होता है श्रेणी अनुनादी परिपथ से। और इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, यानी कि इससे आरोपित जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज V तथा धारा I एक ही कला में होते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके, और जो Z होती है न्यूनतम, और इसका मान प्रतिरोध R के बराबर होता है। इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। अब देखते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो जो श्रेणी अनुनादी परिपथ होता है उसका उपयोग हम करते हैं रेडियोग्राही को ट्यून करने के लिए। रेडियोग्राही को ट्यून करने के लिए, ट्यून करने में क्या किया जाता है, श्रेणी अनुनादी परिपथ का उपयोग किया जाता है। इसका क्या मतलब है, तो हमारे रेडियो में जो हम रेडियो सुनते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के चैनल होते हैं उसमें, तो जो हम रेडियो सुनते हैं तो उसी को ट्यून करने में श्रेणी अनुनादी परिपथ का उपयोग किया जाता है। क्योंकि हमारे रेडियो में क्या होता है, एक प्रेरकत्व धारिता का श्रेणी परिपथ होता है जो अन्योन्य प्रेरण द्वारा एंटीना की कुंडली से संबंधित होता है। तो विभिन्न प्रसारण स्टेशनों से आने वाली जो तरंगें होती हैं वो एंटेना में, यानी कि एंटीना में विभिन्न आवृत्तियों के विभव प्रेरित करती हैं और उन्हें अन्योन्य प्रेरण LC परिपथ में भेज देता है। तो हमारे जो रेडियो में LC परिपथ का यूज किया जाता है और श्रेणी अनुनादी परिपथ का भी यूज किया जाता है, जिससे कि जो अलग अलग जो स्टेशन होते हैं उनसे आने वाली तरंगें को अन्योन्य प्रेरण द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है, LC परिपथ में भेज दिया जाता है। और जब हम रेडियो की घुंडी को क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो धारिता C का मान समायोजित हो जाता है कि परिपथ किसी एक स्टेशन की आवृत्ति के साथ क्या हो जाता है, अनुनादित हो जाता है। तो उस आवृत्ति के संगत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है और हमें उसी स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम सुनाई देता है। तो जब हम रेडियो, यानी जो हम रेडियो यूज करते हैं, तो उसमें जो चैनल हमको सुनना होता है हम उसको बदल लेते हैं, ट्यून कर लेते हैं, एक घुंडी लगी होती है रेडियो में उसके द्वारा। तो ये किस प्रकार से होता है, तो जो सभी अलग अलग स्टेशनों से आने वाली तरंगें, सभी तरंगें उसमें आती हैं, हमारे रेडियो में आती हैं, जो उसका एंटीना होता है उसमें आती हैं। लेकिन क्या होता है कि अन्योन्य प्रेरण द्वारा इन्हें LC परिपथ में भेज दिया जाता है। और जब हम रेडियो की घुंडी को घुमाते हैं तो धारिता C का मान इस प्रकार समायोजित कर लेते हैं कि यह परिपथ किसी एक स्टेशन की आवृत्ति के साथ अनुनादित हो जाता है। तो हम घुमाते हुए चले जाते हैं तो ये किसी एक स्टेशन की आवृत्ति के साथ अनुनादित हो जाता है और वही स्टेशन वहाँ पर हम बजने लगता है, और जो उस आवृत्ति की संगत धारा है उसका मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। और यही कारण है कि हमें उसी स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम सुनाई देता है जो हम सुनना चाहते हैं। तो ये हमारे रेडियो में कॉन्सेप्ट होता है किसका, श्रेणी अनुनादी परिपथ का, या हम ये कह सकते हैं कि LC परिपथ का यूज वहाँ पर किया जाता है हमारे रेडियो में। तो चलिए देखते हैं अब आगे का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। आगे टॉपिक है हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य, यानी कि जो पावर है, पावर इन AC सर्किट, हम यह कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो शक्ति अथवा सामर्थ्य होती है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो वह ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि शक्ति किसे कहते हैं, वैद्युत धारा वाला जो चैप्टर है वो हमने पढ़ा था। तो वहाँ पर धारा थी, यहाँ पर क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है, वो सेम बात ही होती है, इसीलिए जो डिफिनीशन है वो भी यहाँ पर सेम ही होगी कि वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को क्या कहते हैं, शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। और इसे P से डिनोट किया जाता है, हमने पीछे भी पढ़ा है, P से डिनोट किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वाट, और P बराबर होता है V × I,
यानी कि धारा तथा वोल्टेज के गुणनफल को ही हम उस परिपथ की शक्ति कहते हैं। यदि धारा वोल्टेज में है, शक्ति वाट में होगी, तो जो शक्ति का मात्रक है वो वाट होता ही है। और कई सारे मात्रक होते हैं, लेकिन जो मुख्य मात्रक हमको वाट ही ध्यान रखना है। और प्रत्यावर्ती परिपथ की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि धारा और वोल्टेज के बीच कितना कलांतर है। तो जो शक्ति होती है, या जो इसी को हम सामर्थ्य कहते हैं, तो P ये किस पर डिपेंड करती है? कलांतर फाई पर। कलांतर फाई, और वो भी हो किसके बीच में? V और I के बीच में जो कलांतर होता है उस पर डिपेंड करती है ये शक्ति। तो अब इसमें हमको दो टॉपिक पढ़ने हैं। दो टॉपिक का मतलब कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो, और परिपथ में जब प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों जुड़े हुए हैं, यानी R के लिए और LR के लिए, दो स्थितियों में ही हमको क्या निकालना है? शक्ति निकालना है। शक्ति का जो फॉर्मूला है वो हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर है जब परिपथ में क्या हो? केवल शुद्ध प्रतिरोध दिया हुआ हो। तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि यदि परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है तो I और V क्या होंगे? V और I होंगे सेम फेज में, यानी कि समान कला में V और I होंगे। और ऐसे परिपथ में किसी क्षण वोल्टेज और धारा के मान को हम समीकरण में व्यक्त करते हैं। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी ये होता है। और समान कला में है तो फाई का कोई यहाँ पर इशू ही नहीं है, यानी कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये दो समीकरण हमको मिले। अब V और I मिल गया, और जो P होता है वो क्या होता है? P बराबर V इंटू I। तो इनका क्या कर देना है? आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है, साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा P बराबर V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और एक पूरी साइकिल के लिए जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान होता है किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। तो पूरी साइकिल के लिए परिपथ में औसत शक्ति क्षय क्या होगा? औसत शक्ति क्षय किसके लिए? एक पूरी साइकिल के लिए ये होगा P0, और बराबर 1/2 V0 I0। 1/2 कहाँ से आया? 1/2 आया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान, क्योंकि औसत मान जो होता है 1/2 होता है एक पूरी साइकिल के लिए औसत मान। इसके बारे में हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। औसत मान, वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि RMS मान, इन सभी के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। तो वहीं से ये टर्म लिया गया है। अब क्या है? तो इसको क्या करेंगे हम? 2 को हम तोड़ देंगे √2 के फॉर्म में, यानी कि V0 अपान √2 इंटू I0 अपान √2। तो देखिए नीचे 2 ही तो है, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे √2 का तो ये हो जाएगा 2, यानी इसको हमने 2 को आपस में बांट दिया। अब V0 अपान √2 किसका फार्मूला होता है? तो वर्ग माध्य मूल मान का फार्मूला होता है, VRMS का फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पर जो फाइनल फार्मूला बनेगा हमारा, जब क्या है? परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध है तो शक्ति क्षय P0 बराबर क्या होगा? VRMS इंटू IRMS। ये यहाँ पर हमको फार्मूला मिला किसके लिए? और ये होगा हमारा वाट में। तो ये फार्मूला है शक्ति क्षय का फार्मूला जब परिपथ में केवल और केवल शुद्ध प्रतिरोध, देखिए शुद्ध प्रतिरोध था समान कला में होंगे तो फाई का यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, यानी कलांतर का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो दोनों क्या है? सेम फेज में या समान कला में। तो ये है शुद्ध प्रतिरोध, यानी कि हमारा हुआ पहला नंबर जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है। अब हमको क्या करना है? LR परिपथ में यही चीज़ निकालना है, यानी कि शक्ति क्षय ही हमको निकालना है। किसमें? LR परिपथ में। तो चलिए देखते हैं आगे LR परिपथ में शक्ति क्षय। तो अब है इसका सेकंड नंबर जब परिपथ में प्रतिरोध यानी कि R और प्रेरकत्व L दोनों दिए हुए हैं, तो ये LR परिपथ बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिरोध R और L है, यानी कि I वोल्टेज से कला में क्या होगी? फाई कोण पश्चगामी होगी। तो यहाँ पर समीकरण क्या बनेंगे? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, जबकि जो धारा का बनेगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, क्योंकि धारा क्या है? धारा यहाँ पर पश्चगामी होती है वोल्टेज से। किसके लिए? L के लिए, जब हम उसमें प्रेरकत्व जोड़ देंगे। R के लिए तो सेम फेज में हमने पीछे पढ़ा, और अगर उसमें हम प्रेरकत्व जोड़ देंगे, L प्रेरकत्व की कोई कुंडली जोड़ देंगे, तो वहाँ पर फाई कलांतर हमको प्राप्त होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहाँ पर इस प्रकार से समीकरण बनेंगे, और फिर हमको वही करना है P बराबर VI, यानी इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई V0 I0 और साइन ओमेगा टी, और ये अंदर हम लगा देंगे फार्मूला साइन A माइनस V का,
तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा दिया अंदर। तो ये हो गया। अब बाहर देखते हैं, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई और माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाई। ये आ गया हमारा एक ब्रैकेट में। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे होगा वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। और अब एक पूरी साइकिल के लिए क्या होगा, इसका मान हमने ऊपर देखा भी था 1/2 होगा, और एक पूरी साइकिल के लिए साइन 2 ओमेगा टी का मान 0 होगा। तो अब क्या होगा, तो इनका तो काम यहाँ से ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाई। और ये यहाँ पर ये लग जाए, क्योंकि ये क्या है, ये है शक्ति क्षय। शक्ति क्षय वो भी किस में, एल आर परिपथ में। एल आर परिपथ में शक्ति क्षय P बार बराबर क्या हो जाएगा 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, और 2 को फिर उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना जैसे हमने पीछे किया था पिछले वाले इस क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा वी नॉट अपान √2 इंटू आई नॉट अपान √2 और कॉस फाई साथ में लगा हुआ है, क्योंकि कलांतर हमको ऑलरेडी दिया गया है। तो अब यहाँ से फाइनल फार्मूला मिला जो एल आर परिपथ के लिए औसत शक्ति क्षय का, वो मिला वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस और इंटू कॉस फाई। और कॉस फाई यहाँ पर क्या है, कॉस फाई है यहाँ पर शक्ति गुणांक, जिसके बारे में अभी हम आगे देख रहे हैं। तो यहाँ पर कॉस फाई क्या है, ये दिया हुआ है शक्ति गुणांक। तो इतना सा ही केवल फ़र्क है, वो होता है एल आर परिपथ और जब केवल शुद्ध प्रतिरोध दिया हो। तो शुद्ध प्रतिरोध केवल दिया था, तो वहाँ पर देखिए आया था फार्मूला P बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, जबकि एल आर परिपथ में कॉस फाई और आ गया, कलांतर और आ गया, क्योंकि वहाँ पर पश्चगामी थी धारा वोल्टेज से। तो कॉस फाई को क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक। अब देखते हैं शक्ति गुणांक की जो डिफिनीसन है या उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है उसके बारे में। तो देखते हैं शक्ति गुणांक के बारे में। तो परिपथ में विभवांतर V तथा धारा I के बीच कलांतर के कोसाइन को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। तो ये छोटी सी डिफिनीसन होती है शक्ति गुणांक की, जो कि और इसे डिनोट किससे करते हैं, डिनोट क्या सीधे ही डिफिनीसन में दिया हुआ है, कलांतर के कोसाइन को यानी कि कॉस फाई, इसे ही कहा जाता है शक्ति गुणांक। तो यही होता है शक्ति गुणांक। परिपथ में विभवांतर V और I के बीच जो कलांतर फाई होता है उसके कोसाइन को कहते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पर और ये जो डिपेंड करता है यानी कॉस फाई डिपेंड किस पर डिपेंड करता है, तो ये परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे कि प्रतिरोध है, धारिता है, प्रेरकत्व है, जो उपस्थित अवयव होते हैं, यानी कि परिपथ में जो उपस्थित अवयव होते हैं उन पर डिपेंड करता है। कॉस फाई डिपेंड परिपथ की प्रकृति पर, परिपथ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अब क्या है, इसका जो फार्मूला हम निकालेंगे, इसका जो फार्मूला है वो यानी कि हमको तो पता है tan फाई बराबर ओमेगा एल अपान आर, किसके लिए, एल आर परिपथ के लिए। एल आर परिपथ के लिए पता है tan फाई बराबर ओमेगा एल अपान आर। अब क्या है, tan का मान दिया गया है, जबकि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कॉस फाई। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे, क्योंकि त्रिभुज से ही हमको इसका मान मिलेगा। और tan फाई बराबर क्या होता है, tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी कि लंब क्या है, लंब है ओमेगा एल और आधार है आर। और कर्ण हमको निकालनी है, तो कर्ण होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, और इसको रूट में कर लेंगे क्योंकि वर्ग होता है। तो इस फिगर से, और ये अगर साथ में ब्रैकेट में रखोगे तब ओमेगा एल स्क्वायर, नहीं तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, इतना यहाँ पर हुआ। अब क्या है, कर्ण पता है, लंब पता है, आधार पता है, सब पता है। तो जब tan फाई का मान हमको पता है तो हम cos फाई भी यहाँ से निकाल सकते हैं। और cos फाई क्या होगा, cos फाई होगा r यानी कि आधार बटे कर्ण, तो r बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये फार्मूला हमको प्राप्त हुआ। और इसको अगर समराइज करके और अगर हम संक्षेप में लिखें
तो ये फाइनल फार्मूला शक्ति गुणांक का होगा cos फाई बराबर R/Z। और हमने आपको बताया था कि जो प्रतिबाधा है प्रतिरोध दोनों ही बराबर होते हैं, वो प्रतिरोध ही है, उसे केवल हम एक अलग नाम दे देते हैं, प्रतिबाधा का नाम दे देते हैं। और LR परिपथ में Z बराबर होता है किसके, इसके बराबर होता है, इसीलिए इस पूरे की जगह क्या लिख दिया गया है, इस पूरे की जगह Z यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये फार्मूला होता है cos फाई बराबर R/Z। और ये मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन ही तो होगी, जब प्रतिरोध में हम प्रतिरोध का ही भाग दे देंगे तो ये मात्रकहीन तो हो ही जाएगी। तो ये मात्रकहीन राशि है शक्ति गुणांक, और शक्ति गुणांक सदैव 1 से कम होता है, यानी cos फाई इज लेस देन 1, 1 से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी cos फाई यानी कि जो शक्ति गुणांक है वो। और LR परिपथ में शक्ति क्षय उतने ही वोल्टेज व धारा पर शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में होने वाली शक्ति क्षय से कम होता है, यानी इसी बात को कहा गया है समरी में, परिभाषा में। तो ये था टॉपिक हमारा शक्ति गुणांक का। तो आज की क्लास में बस इतना ही, जो आगे के बचे हुए टॉपिक हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे, बस एक ही क्लास में वो जो सभी टॉपिक हैं उनको हम अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। बाकी आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हमने कई सारे टॉपिक्स पढ़े, LCR परिपथ और धारा क्षय, अनुनादी परिपथ, श्रेणी अनुनादी परिपथ, इन सभी के बारे में। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।